Assalamu alaikum. This is the first class of today of artificial intelligence, 9 a.m. I just left a message on the WhatsApp group waiting for the students to join. अच्छा आज okay. Yeah, let's wait for some students to join and then we'll start. So let's begin. हमने बात यहाँ पर छोड़ी थी कि वी आर गोइंग टू स्टडी सम गेम्स एंड दोज गेम्स हैड सम प्रॉपर्टीज़. इसके ऊपर हमने बात छोड़ी थी कि वी विल ओनली बी डिस्कसिंग ऑन अ 2-person गेम where the players take alternate moves and the game will be of zero sum, which means that one player's gain is another player's loss. It won't be anything like कि किसी एक प्लेयर के पास कोई गेनिंग पॉइंट आ गया, एक एडिशनल पॉइंट आ गया और वो पॉइंट किसी दूसरे बंदे ने लूज़ नहीं किया. या इन अदर वर्ड्स इट्स नॉट लाइक कि एक प्लेयर के किसी एक पॉइंट बढ़ जाने से दूसरे प्लेयर को कोई फ़र्क ना पड़ता हो. It's called a zero sum game. Pretty much every game is kind of every 2-person or two teams game is a zero sum game. Right, so perfect information होगी, chance कोई नहीं होगा and so on so forth. So let's dig into its algorithm. How do we play a game? इस पे भी हमने बात कर ली थी कि we compute all the possibilities और उस possibilities के हम chances रिवॉर्ड देखते हैं कि हर एक पॉइंट पर हर एक मूव का हमें कितना रिवॉर्ड मिल सकता है. रिवॉर्ड को चाहे आप पॉइंट्स कह लें, रिवॉर्ड को चाहे आप ये कह लें कि मैं उस सिचुएशन में आ जाऊं कि मैं मैच जीत सकूं. स्पेशली लाइक इन चेस, रिवॉर्ड इज़ लाइक कि अगर आपने किसी दूसरे प्लेयर का, अल्टरनेट प्लेयर का कोई पीस रिमूव कर दिया तो दैट वुड बी अ रिवॉर्ड फॉर यू. ओके, तो वो इट डिपेंड्स ऑन कि लेट से कि आपने उसका जो है पॉन रिमूव किया है या उसका लेट से बिशप रिमूव किया है. तो इन दोनों में से बिशप की ज़्यादा क्वालिटी है. बिशप कैन मूव फ्रीली अक्रॉस द टेबल, मोर फ्रीली देन अ पॉन. तो ऑब्वियसली उसको लूज़ करने का आपके लिए रिवॉर्ड ज़्यादा होगा. सो इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन कौन से पॉसिबल मूव्स हैं और उन पॉसिबल मूव्स में से कौन से ऐसे मूव्स हैं जिनके रिवॉर्ड्स आपने कैलकुलेट करने हैं. उसके रिवॉर्ड्स को आप कंप्लीट करते हैं और फिर आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें से कौन सा मूव है मेरे लिए जो कि बेहतर है. ओके, या सो मूविंग ऑन हियर. या सो एवेल्यूएशन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर भी उसी तरीके से एवेल्यूएशन फंक्शन यूज़ होगा जिस तरह हम इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज़ कर रहे थे, या यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर सिर्फ कॉस्ट फंक्शन यूज़ कर रहे थे, या ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट के अंदर सिर्फ ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज़ कर रहे थे, या ए स्टार के अंदर द सम ऑफ कॉस्ट एंड ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज़ कर रहे थे. तो देयर विल बी एन एवेल्यूएशन फंक्शन एज वेल. वी आर नॉट गोइंग टू इनटू डिटेल कि हाउ कैन वी कैलकुलेट एन एवेल्यूएशन फंक्शन. जिस तरह वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ह्यूरिस्टिक शुड बी एडमिसिबल और एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो सकता है जिसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ बेटर ह्यूरिस्टिक फंक्शन और एन एडमिसिबल इवैल्यूएशन फंक्शन, व्हाटएवर. गेम्स के स्टडी में हम इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहे कि इवैल्यूएशन फंक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे. हाउ डू वी कैलकुलेट कि इस पॉइंट पर कितना रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड 2 क्यों है, 3 क्यों नहीं है, 5 क्यों है, 50 क्यों नहीं है. इस चीज़ डिटेल में हम नहीं जा रहे. वी विल जस्ट पिक आउट some numbers, some reward numbers for a position. So static evaluation या फिर static evaluator भी कहते हैं इस फंक्शन के वैल्यू को, is used to evaluate the goodness of a game position. यानी कि हम evaluate ये करना चाह रहे हैं कि एक certain game position जो आ जाएगी हमारे पास उसकी goodness कितनी है. goodness का मतलब वही कि reward कितना है, कितना फ़ायदा है आपको उस game position पर जाने से. फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव अ चेस बोर्ड और आप चाहते हैं कि एक पीस को मूव करके मैं दूसरी जगह पर ले आऊँ. तो जब दूसरी जगह पर आ जाएगा तो वो स्टेट कितना गुड है आपके लिए, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू बी इवैल्यूएट. सो जीरो सम assumptions lets us use a single evaluation function to describe goodness of a board with respect to both players. और बड़ा सिंपल है इस वैल्यूएशन फंक्शन को इंटरप्रेट करना, नॉट कि इसको कैलकुलेट करना बट इसको इंटरप्रेट करना. इट सेज दैट कि अगर आप एक सर्टेन पोजीशन पर हैं गेम की, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एन, एक्सक्यूज मी, या सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ऑन अ पोजीशन से एन, जिस तरह हम इवैल्यूएशन फंक्शन की बात कर रहे थे ग्राफ सर्च में भी हमने यही कहा था कि वी आर ऑन अ स्टेट एन.
for example we are on an evaluation on a game state say f of n n, तो उसके evaluation function को अगर हम कहते हैं कि is it greater than 0, if it is greater than 0 then it is this position n is good for me and bad for you, यानी the other person, the other opponent. So if I have a reward function calculating me a value greater than 0, for example the cutoff is 0, greater than 0, then I will say this position is good for me because it is giving me a positive number. But if it gives me lesser number than 0, which means it's a negative number, then position n is bad for me and good for them. यानी जो भी मेरा ओपोनेंट है उसके लिए अच्छी है, बिकॉज आई विल मूव टू, इफ़ आई मूव टूवर्ड्स एन पोजिशन देन माई रिवॉर्ड विल बी लेसर देन 0, यानी आई विल बी मूविंग बैकवर्ड्स, आई विल बी हैविंग अ नेगेटिव रिवॉर्ड. So it's bad for me and good for them. But if it is near 0 or equals to 0, then the position n is a neutral position, यानी कि इसका ना ही मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा है ना ही मुझे इसका ज़्यादा नुकसान है. बट यूजुअली इस तरह का मूव कर देने से, जिसकी इवैल्यूएशन वैल्यू 0 हो या 0 के नज़दीक हो, इससे कभी कभार जो पर्सन प्ले कर रहा है उसको फ़ायदा हो जाता है, विच मीन्स कि कोई ना कोई मूव तो उसने करना ही है. सो वाई नॉट पिक अ मूव. अगर आपके पास इन दोनों में से चॉइस आ जाती है कि आप एक ऐसी पोजीशन पर आ जाएं जहां से आपके हारने के चांसेस ज़्यादा हो, या आप ऐसे पोजीशन पर आ जाएं जहां पे आपके गेम में कोई चांस बढ़ा भी ना हो कम भी ना हुआ. सो इट्स अ बेटर पोजीशन देन दिस वन. बट ऑब्वियसली अगर आपके पास चॉइस हो इसमें से ग्रेटर देन 0 एंड नियर 0 में से, देन ऑब्वियसली यू विल पिक द ग्रेटर देन 0 थिंग. Now, in order to move from n to a certain n position so that you can win the game, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि कितना ज़्यादा रिवार्ड आपको मिल रहा है, आपको रिवार्ड को इनफाइनाइट करना पड़ेगा. यानी कि इस तरह से इतना आप रिवार्ड हासिल कर लें कि उसको दूसरा प्लेयर ओवरकम ना कर सके, तो उसको हम इन्फिनिटी कह लेते हैं. यानी कि कोई ऐसा बड़ा नंबर जिस पे वो आपका ओपोनेंट नहीं पहुंच पा रहा, तो आप अगर उस पोजीशन पे मूव कर जाते हैं तो दैट विल बी अ विन फॉर यू. लेकिन अगर आप ऐसी पोजीशन पर आ जाते हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी वैल्यू है जिसकी, यानी कि गेम की ऐसी स्टेट जिसकी वैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिरी हुई है कि वहाँ से आप रिकवर नहीं कर सकते, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ विन फॉर यू, यानी कि यूर ओपोनेंट. इट्स नॉट अ विन फॉर मी, यानी कि माई सेल्फ हु इज़ प्लेइंग द गेम. सो दिस इज़ हाउ इवैल्यूएशन फंक्शंस कैन बी इंटरप्रेटेड. सो इट कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल्स, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इवैल्यूएशन फंक्शन ऑफ टिक टैक टो गेम का आप सबको पता है. तो अगर मैं किसी एक पोजीशन पर हूँ तो वहाँ से उस पोजीशन की एफ ऑफ एन की, यानी इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ. अगेन रिमेंबर, इवैल्यूएशन फंक्शन कैन बी डिफरेंट फॉर एनी प्लेयर. हर प्लेयर के लिए डिफरेंट होगा इवैल्यूएशन फंक्शन. आप हो सकता है ये समझें कि अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करूँ तो वो पोजीशन मेरे लिए बेटर है, कोई और किसी और तरीके से कहता है. सो फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ 3 लेंस ओपन फॉर मी, कितने ज़्यादा 3 लेंस ओपन है मेरे लिए, कितने ज़्यादा तरीक़ों से मैं जीत सकता हूँ, माइनस नंबर ऑफ 3 लेंस ओपन फॉर यू, अपोनेंट के लिए कितने ओपन हो सकती हैं इस पोजीशन पर. अपने में से उसको माइनस कर दें तो यू विल गेट द रिवॉर्ड. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि यू हैव अ सर्टेन पोजीशन ऑफ टिक टैक टो, और आप कहते हैं कि यहाँ से मैं अगर इस पोजीशन पर अगर मैं जाता हूँ एन पोजीशन पर, तो वहाँ से मेरे जीतने के चांसेस 3 हैं, यानी कि 3 जगहों से मैं जीत सकता हूँ, 3 जगहों से 3 ओपन स्पेसेस बना सकता हूँ. जबकि मेरा जो प्लेयर है वो लेट्स से कि 2 जगह से बना सकता है, तो ऑब्वियसली दैट प्लेस इज़ बेटर फॉर यू, बिकॉज आप वहाँ से 3 चांसेस होंगे आपके पास अपने गेम को जो है फर्दर ले जाने के, जबकि दूसरे के पास 2 चांसेस होंगे. सो 3 - 2 विल बिकम 1, विच मीन्स कि यू हैव 1 बेटर चांस दैन योर अपोनेंट. सो इट्स जस्ट एन एवैल्यूएशन फंक्शन. हो सकता है सिर्फ आप ये सोचें कि आपके लिए कितने ओपन स्पेसेस हैं, आप सिर्फ ये देखकर देखेंगे कि रिवॉर्ड कितना है. कुछ प्लेयर्स ऐसे करते हैं. तो अगर आप ऐसे प्लेयर हैं कि जो आप ये देख रहे हैं कि आपके लिए ओपन स्पेसेस कितने हैं 3 टिक टैक टो में, अगर आपको 2 नज़र आते हैं तो यू प्ले दैट स्पेस, आप उस मूव को कर देते हैं. लेकिन बाद में आपको ये अंदाज़ा होता है कि सिर्फ 2 तो मेरे थे लेकिन अगले के 4 थे उससे. सो इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ अपना देखना है, आपने दूसरे का भी देखना है इसमें. एंड दैट डिपेंड्स कि कौन कितना अच्छा प्लेयर है. हर प्लेयर का जो जितना अच्छा प्लेयर है, उस प्लेयर के अच्छा होने पे या जितना अच्छा गेम खेल रहा है, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. दूसरी चीज़ के ऊपर हम आते हैं अभी थोड़ी देर में. पहली चीज़ यही है कि उसका इवैल्यूएशन फंक्शन कितना अच्छा है.
यानी कि एक प्लेयर कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इवेल्यूएट कर सकता है किसी एक पोजीशन को, कि भाई इस पोजीशन से मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं और अगले के जीतने के चांसेस कितने हैं। अब वो किसी भी बेस पर उसको कैलकुलेट करें, कुछ किसी चीज़ पर कैलकुलेट करते हैं, कुछ किसी चीज़ पर कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह क्रिकेट से आप लोग जो है मानूस होंगे, आपको पता होगा क्रिकेट किस तरह से खेलते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे सोचते हैं जो कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ टीम हैज़ 10 प्लेयर्स या 11 प्लेयर्स, उसके 7 खिलाड़ी अगर आउट हो जाते हैं तो कुछ प्लेयर्स ऐसे सोच रहे होंगे कि यस अब हमारे 3 प्लेयर्स रहते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे सोच रहे होंगे कि 3 हमारे रहते हैं लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि 3 प्लेयर्स रहते हैं लेकिन स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवर्स हमारे पास ज़्यादा हैं, टाइम हमारे पास ज़्यादा है। सो अलग अलग जितने ज़्यादा फैक्टर्स को आप अच्छी तरह इवेल्युएट कर सकेंगे, उतना ही अच्छा आप जो है अपने गेम को खेल सकेंगे। ठीक है। सो अगर क्रिकेट की ज़बान में मैं आपको बताऊं तो अ कैप्टन शुड बी द पर्सन। कैप्टन कौन होता है क्रिकेट टीम का? वो होता है जो कि पूरी टीम को चलाता है कि किसने पहले बैटिंग करनी है, किसने पहले बॉलिंग करनी है, किसने किस जगह पर खड़ा होना है फील्डिंग में, वगैरह वगैरह। सो अ बेटर कैप्टन आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज 11 प्लेयर्स वुड बी द वन जिसका इवेल्युएशन फंक्शन सबसे अच्छा हो, यानी कि जो कि सबसे अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता हो कि किस किस बेसिस के ऊपर रहते हुए मेरी रिवॉर्ड पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ टिक टैक टो। एलन ट्यूरिंग फंक्शन फॉर चेस, ये वो फंक्शन है जो कि एलन ट्यूरिंग ने दिया चेस की पोजीशंस को एवेल्युएट करने के लिए, और उसने कहा कि wn अपॉन b ऑफ n, wn वाज सम ऑफ द पॉइंट वैल्यू ऑफ वाइट पीसेस एंड b ऑफ n वाज सम ऑफ ब्लैक पीसेस, कि ब्लैक पीसेस जो हैं उनके सम कितने हैं, वाइट पीसेस के सम कितने हैं। वाइट पीसेस डिवाइडेड बाय ब्लैक पीसेस वुड बी द रिवॉर्ड फंक्शन फॉर वाइट पीस। सो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सम ऑफ ऑल माई पीसेस इज़ 100 और दूसरे के पास सम ऑफ ऑल देयर पीसेस इज़ 70, देन इट विल कम ऑफ अराउंड 1.5 ऑफ f ऑफ n। तो जब वो f ऑफ n 1.5 तक आएगा, विच मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सो इट मीन्स दैट state or that move is better for white. So most evaluation function specifies the weighted sum of position features. ज़्यादातर जो आपको evaluation function नज़र आएंगे वो इसी तरह नज़र आएंगे कि आप तकरीबन तमाम के sum ले लें, but not just sum, but उसके साथ एक weight भी allocate हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उस पर हम like I said की बात नहीं कर रहे कि function किस तरह से क्यों define हो रहा है। We are just interested in this thing कि f of n कोई value है, अगर वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर फॉर यू। इफ़ इट्स नॉट पॉजिटिव और इट्स जस्ट लाइक अराउंड ज़ीरो, then it's better for the person, it's not better for the opponent, not better for you. But if it is negative, then obviously it's worse for you. So example features for chess are piece count, piece placement, squares control, etc. सो डीप ब्लू जो कि हमने हिस्ट्री ऑफ एआई के अंदर जिस एल्गोरिदम को देखा था, जिस मशीन को देखा था, द डीप ब्लू मशीन which had beaten the human in the chess game, it was using at around 8,000 features like this. For example, this is a कि आपका पीस है कहाँ पर, कितने पीस हैं, पीस प्लेसमेंट, पीस है कहाँ पर, कितने स्क्वायर वो कंट्रोल कर सकता है, इस तरह की चीज़ें। जिस तरह यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी टिक-टैक-टो में, एक ये देखा कि मेरे लिए कितने 3 ओपन स्पेसेस हैं और इसके लिए कितने 3 लेंथ के ओपन स्पेसेस हैं। इस तरह मैं 3-4 फीचर्स और भी देख लेता हूँ, 4-5 फीचर्स और भी देख लेता हूँ, 10 फीचर्स और देख लेता हूँ। तो जो डीप ब्लू ने यूज़ किया था फॉर प्लेइंग द चेस गेम, इट वॉज मोर देन 8,000 फीचर्स टू कैलकुलेट द एवेल्युएशन फंक्शन ऑफ अ गिवन पोजिशन। जो बिलाल मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट के एक सर्टन गेम से एक सर्टन गेम पोजीशन की एवेल्युएशन करके हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हाउ कैन अ पोजीशन बी बेनिफिशियल फॉर मी और फॉर द अपोनेंट। सो अगर एक वैल्यू ऐसी है जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल आई हैव 3 मूव्स इन फ्रंट ऑफ मी, कि मैं या तो ये चाल चल सकता हूँ, या ये मूव कर सकता हूँ, या ये मूव कर सकता हूँ, ए बी सी। ए मूव करता हूँ तो जिस पोजीशन पे मैं आ जाऊँगा उसके f ऑफ n की वैल्यू, यानी कि उसकी इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 8 है। अगर मैं b मूव करता हूँ तो 10 है, अगर मैं c मूव करता हूँ तो 30 है, तो ऑब्वियसली मैं उसकी तरफ जाऊँगा जिसके इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यानी जिसका रिवार्ड सबसे ज़्यादा है मेरे लिए। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना मुझे फ़ायदा होगा। सो लेट्स मूव ऑन।
सो पीपल यूज़ लुक अहेड। अच्छा, इस तरह नहीं है कि लोग ऐसा करते हों कि हम बैठ के एफ ऑफ एन कैलकुलेट कर रहे हैं अपने गेम में और फिर कैलकुलेट करके पोजीशन को मूव कर रहे हैं। लोग काफ़ी चीज़ें और भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट द बेसिक आइडिया इज़ कि अ ह्यूमन व्हेन प्लेइंग अ गेम, or especially a chess game or a board game like that, where a two person zero sum game is being played, we use look ahead. look ahead का मतलब ये होता है, अब मैं इस चीज़ को उर्दू ज़बान में समझा रहा हूँ बड़े आसान लफ्ज़ों में कि हम सोचते किस तरह से हैं, और उनमें से मैं उन्हीं में मैं वो टर्म्स इंट्रोड्यूस आपको करवाता हूँ जो कि हम आगे एल्गोरिदम में यूज़ करेंगे। अगर मैं एक चेस गेम खेल रहा हूँ, please understand this very very carefully. It will be very helpful for you to understand all of the upcoming algorithms, like 2 or 3 algorithms, and those are very simpler algorithms, believe me, if you have known all of these terms, which are not a very difficult term. So for example, if I'm playing a chess, I am Zubair, and for example I have you Bilal as an opponent. Zubair and Bilal are playing a chess game. Chess game किस तरह से होता है, obviously you know that I have the white pieces, I have the black, you have the black pieces. मुझे एक white piece को move करना है, किसी भी white piece को on a legal location obviously, and then you will move your piece, and then I will move my piece, and then the game will go on. अच्छा, अब मैं कौन सा मूव करूं? फॉर एग्जांपल मेरे पास 15 चॉइसेस हैं कि मुझे ये भी मूव कर सकता हूँ, ये भी मूव कर सकता हूँ, ये भी मूव कर सकता हूँ। कौन सा मूव मुझे करना चाहिए, ये अब मुझे सोचना पड़ेगा। सो मुझे वो मूव करना चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सो हाउ डू आई थिंक, हाउ डू ह्यूमंस थिंक, जिसको मैं लुक अहेड कह रहा हूँ यहाँ पे। ह्यूमंस थिंक लाइक कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ज़ुबैर ये एक सर्टेन मूव करता हूँ कि भाई मैंने अपना पॉन उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, ये मैंने एक सर्टेन मूव किया, तो मैं ये करने से पहले सोचूंगा कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा अपोनेंट आप क्या करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, अभी किया नहीं है मैंने, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने ये मूव किया तो मेरा अपोनेंट ये मूव करेगा, फिर मैं ये मूव करूँगा तो मेरा अपोनेंट ये मूव करेगा, और फिर मैं ये मूव करूँगा तो फिर मुझे रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। यानी कि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे इस पॉन को मूव कर देने से मेरा रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, बल्कि आई एम लुकिंग अहेड इन द गेम, आई एम लुकिंग अहेड इन द गेम। यानी कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अगर ये करता हूँ तो मेरा अपोनेंट ये करेगा, फिर मैं ये करता हूँ तो मेरा अपोनेंट ये करेगा, और मैं ये करता हूँ तो मेरा अपोनेंट ये करेगा। नाउ जितना ज़्यादा दूर की मैं सोच सकता हूँ उतना ही बेटर मैं प्लेयर हूँ। दो चीज़ें मैंने कही थी ना, दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है एक अच्छा प्लेयर। एक तो एवैल्यूएशन फंक्शन कि मैं एक पोजीशन की नोयत को किस तरह जानता हूँ कि एक पोजीशन मेरे लिए अच्छी है या नहीं, और दूसरा ये कि मैं गेम में कितना आगे देख सकता हूँ। ऑब्वियसली अ बेटर प्लेयर वुड बी दैट जो कि गेम में काफ़ी आगे, अगर मुझे ये पता हो कि मैं 4-5 मूव्स के बाद गेम की पोजीशन क्या हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप वो मूव्स करें। भाई मैं अगर ये मूव करता हूँ तो आपको ये मूव करना पड़ेगा, अगर मैं ये मूव करता हूँ तो आपके पास 10 चॉइसेस हैं लेकिन फिर भी आप ये मूव करेंगे, आपको ये लगता है, चांस है, लाजमी नहीं है ऐसा ही करें, हो सकता है आप करें, हो सकता है आप ना करें, लेकिन आपके हर मूव के अगेंस्ट मुझे तैयार रहना है कि मुझे क्या करना चाहिए। सो enumerate actions, consider opponents' possible responses and repeat. Producing a complete game tree is only possible for simpler games. A complete game tree is not possible for all of the games to be played. Now first of all let's understand what is a game tree. So let's move into this position. For example, this is a tic-tac-toe. This is the starting position, the root of the tree. सबसे पहले आपकी hopefully my screen is visible to you all. This is the starting position. अभी इन चीज़ों को इग्नोर करें कि ये क्या लिखी हुई है। This is the starting position, और यहाँ से a player which is printing X का नाम दे रहे हैं हम इसको। You have played tic-tac-toe and you know कि इसमें दो moves होते हैं, दो pieces होते हैं, इसको ऐसे समझ लें कि one is X and the other one is O और 0। So इस जगह पर जहाँ पर गेम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, the move is of द प्लेयर X, यानी वो उस प्लेयर की बारी है जिसने X लिखना है। अब देखें, या तो वो इस जगह चला जाए यानी कि X यहाँ लिखे, या वो X यहाँ लिखे, या फिर यहाँ या यहाँ। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, अभी उसका जवाब दीजिएगा मुझे, अगर इसको ज़रा गौर से समझ लें। या यहाँ या यहाँ, इन 9 पोजीशंस पे वो लिख सकता है, यानी कि यहाँ से
इस स्टार्टिंग पोजीशन से 9 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं इस प्लेयर के लिए जो कि एक्स लिख रहा है. इस प्लेयर को हम कह देते हैं मैक्स. अभी इनका नाम पे नहीं जाइएगा कि इनका नाम मैक्स क्यों है. लेट्स जस्ट कॉल दिस पर्सन मैक्स. मैक्स ने बारी ये करनी है कि एक्स लिखना है इस टिक टेक टो पोजीशन पर ताकि वो गेम स्टार्ट कर सके. तो वो या तो ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा, यानी कि देयर आर 9 पॉसिबल आउटकम्स. अगर लेट सपोज वो ये कर देता है, ना रिमेंबर अभी गेम खेला नहीं गया, अभी सिर्फ सोच रहा है मैक्स कि मुझे क्या करना चाहिए. अगर वो ये पोजीशन इख्तियार करता है, यहाँ पर एक्स लिख देता है जहाँ पर मेरा कर्सर है, इसके पीछे एक्स है. इसके बाद फिर बारी आएगी दूसरे प्लेयर की, उसको हम नाम दे देते हैं मिन. अगेन क्यों नाम दे रहे हैं इसको फिलहाल इग्नोर करें. ये वो प्लेयर है जिसने ओ पुट करना है. तो अब जब मिन की बारी है तो वो यहाँ तो नहीं लगा सकता जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है. उसके पास अब 8 चॉइसेस हैं, 9 नहीं है. 1 2 3 4 5 6, या तो वो यहाँ लगा दे या वो यहाँ लगा दे. रिमेंबर एक्स यहाँ लिखा रहेगा, तो वो जहाँ पर भी लगाएगा वो या तो इस पोजीशन पर आएगा या इस पर एंड सो ऑन. 8 पोजीशंस यहाँ से वो ले सकता है, 8 चॉइसेस हैं इसके पास. सो माई क्वेश्चन टू यू इज बिफोर मूविंग ऑन, so that I know you are in the class and understanding all of these properly. इस लेवल पर एक ही चॉइस है, यानी कि इट्स एन एम्प्टी टिक टेक टो बोर्ड. यहाँ पर अब नाउ 9 चॉइसेस आ जाती हैं मैक्स के लिए. मैक्स के लिए 9 चॉइसेस आ जाती हैं कि इनमें से वो क्या मूव करता है. कैन यू टेल मी कि इस लेवल पर तो एक है, इस लेवल पर 9 है चॉइसेस कह लें या बोर्ड्स कह लें, 9 बोर्ड्स हैं, इस पर एक है. कैन यू टेल मी कि इस लेवल के ऊपर, यानी कि जिसको आप सेकंड लेवल कह लें, इस लेवल के ऊपर कितने मूव्स होंगे, कितने बोर्ड्स होंगे. इस लेवल पर, लेवल 0 पर एक है, लेवल 1 पर 9 है, लेवल 2 पर कितने बोर्ड्स होंगे. कैन यू टेल मी. व्हाट डू यू थिंक, कितने कितने नोड्स होंगे यहाँ पे, या कितने गेम पोजीशंस होंगी. यहाँ पर एक है, यहाँ पर 9 है, यानी एक्स के पास 9 चॉइसेस थी. इस लेवल पर कितनी होंगी. आई एम नॉट सेइंग कि इसके पास अभी कितनी चॉइसेस हैं, आई एम सेइंग कि इसके पास टोटल को मिला के इन सबके कितने चिल्ड्रन आएंगे इस लेवल के ऊपर. Okay, you are saying 243. Can you tell me how did you calculate 243? इससे पिछला स्टेप क्या था? Was it say 9 into 18 या was it what was it? Why do you think there will be 243 children?
which I think is not the correct answer, but let's see how did you calculate that. All right, yeah, so tell me how did you calculate that. I'm just repeating the thing that I said. Okay, this is the position 0, which means that there is no move yet done right now, and the next one, यहाँ पर मैक्स की बारी है और इसने x लिखना है इस बोर्ड में, तो वो या तो यहाँ लिखेगा यानी कि या तो इस पोजीशन पर आ जाएगा, या फिर यहाँ लिखेगा, या फिर यानी कि इस पोजीशन पर आ जाएगा, या फिर यहाँ लिखेगा यानी इस पोजीशन पर आ जाएगा, एंड सो ऑन. इसी तरह जब मिन की बारी आएगी तो अगर मैक्स ने ये गेम प्ले किया हो, ये मूव किया हो, तो यहाँ से मिन या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, एंड सो ऑन. तो यहाँ पर इस पोजीशन पर अगर है मैक्स ने अगर ये पोजीशन प्रोड्यूस की है गेम की, तो मिन यहाँ से 8 चॉइसेस ले सकता है. अगर ये चूज़ की है तो यहाँ से भी 8 चॉइसेस ले सकता है, अगर ये चूज़ की है तो यहाँ से भी 8 चॉइसेस ले सकता है, यहाँ से भी 8 चॉइसेस होंगी, इसके भी 8 चिल्ड्रन होंगे, इसके भी 8 चिल्ड्रन होंगे, यहाँ से भी 8 मूव्स पॉसिबल हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी. यानी कि ऑल ऑफ दीज नोड्स विल हैव 8 चिल्ड्रन. And how many nodes are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nodes, and each node will have 8 children. So this level will have 8 plus 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 8, which is 9 into 8, which I think is 72, right? So this level will have 72 nodes, and you can imagine if there is 72 nodes, how many nodes will be on this level. So अगर इस लेवल पर 72 हैं तो यहाँ से इसके कितने चिल्ड्रन होंगे? अगर मुझे जल्दी से आप ये बता दें, इस नोड के कितने चिल्ड्रन होंगे, यहाँ से कितनी पॉसिबल गेम लोकेशंस निकल सकती हैं इस एक नोड से जिसके ऊपर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मूव कर रहा है. इस एक नोड से इसके कितने चिल्ड्रन होंगे? रिमेंबर कि इस पूरे लेवल पर 72 हैं. इस एक पे अब मैक्स की बारी आ गई है दोबारा, उसने एक्स पुट करना है, या तो वो यहाँ करेगा या फिर यहाँ या यहाँ 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 यहाँ. तो इसके टोटल कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे? कैन यू टेल मी बिलाल? Yes, any guesses? I don't think there are guesses possible. It should be a pretty straightforward answer. इसके कितने चिल्ड्रन होंगे? Yeah, so it will have 7 children. 7 इसके because there are 7 possible moves. 1 2 3 4 5 6 7. 7 here, 7 here, and all of these 72 nodes will have 7 children, which becomes that on this level it will be how many? 72 into 7, which becomes like around 14 and 500 around something, around 490 something. So this level will have 400. अच्छा इसमें this is like a game tree. इसको हम game tree कहते हैं. This is like a tree and it's being played, it's being shown the game positions, and we will call this a game tree. Now game trees don't use the words level. ठीक है, अब मैं वो टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहा हूँ. गेम ट्रीज लेवल्स का वर्ड यूज़ नहीं करते. वो ये नहीं कहते कि लेवल 0 पे पोजीशन ये है, लेवल 1 पर ये है, लेवल 2 पर ये है. दे यूज़ द वर्ड प्लाई. दे यूज़ द वर्ड प्लाई. ये रहा प्लाई, PLY. तो भाई दिस इज़ 1 प्लाई, दिस इज़ 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई. प्लाई स्टार्ट्स विद 1, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बारी. कि भाई अभी किसकी बारी है, अब किस प्लेयर की बारी है, अब किस प्लेयर की बारी है, अब किस प्लेयर की बारी है. टर्न जिसको आप कह लें. तो इसको गेम ट्री की ज़बान में कहा जाता है प्लाई. सो अगर मैं इस ट्री को यहाँ पर ख़त्म कर दूँ ना, यानी 1 2 3 लेवल पर लाऊँ, तो इस ट्री को मैं कहूँगा दिस इज़ अ 3 प्लाई ट्री. 1 2 3, दिस इज़ अ 3 प्लाई ट्री. अगर मैं इसको 4 तक ले जाऊँ तो आई विल से दिस इज़ अ 4 प्लाई ट्री. 4 प्लाई ट्री का मतलब क्या होगा कि मैं 4 बारियों तक देख रहा हूँ.
कि ये क्या बारी करेगा, ये क्या करेगा और ये क्या करेगा और फिर ये क्या करेगा। 4 बारियां देख रहा हूँ, टर्न 1, टर्न 2, टर्न 3, टर्न 4, 4 बारियों तक मैं देख रहा हूँ कि 4 बारियों के बाद क्या क्या पॉसिबल पोजीशंस आ सकती हैं, ऑल पॉसिबल पोजीशंस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्लाई, ठीक है। नाउ ठीक है, सो इसमें जो लीफ नोड्स होंगी उसकी पोजीशन ऑब्वियसली या तो कोई एक प्लेयर जीत रहा होगा या ड्रॉ होगा। जिस तरह यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो द प्लेयर ओ हैज़ 1, जिसको मिन कह रहे थे, प्लेयर मिन हैज़ 1, प्लेयर कोई भी नहीं जीता, यहाँ पे 0 है एफ ऑफ एन की वैल्यू, और यहाँ पर +1 है विच मीन्स एक्स हैज़ 1, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में भी ज़रा गौर से समझ लें। जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा रही हैं यहाँ पर वो सिर्फ एक प्लेयर की तरफ से कैलकुलेट की जा रही हैं। ये ट्री मैक्स का ट्री है, ये ट्री मैक्स ने बनाया है क्योंकि पहली बारी यहाँ पर मैक्स की है, और यहाँ पर इस लेवल पर भी, इस लेवल पर भी, इस लेवल पर भी, हर एक लेवल पर मैक्स ही वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है, मिन नहीं कर रहा। लाइक आई सेड कि हर प्लेयर का इवैल्यूएशन फंक्शन डिफरेंट होगा। ये ट्री मैक्स ने बनाया है, मिन भी हो सकता है इसी तरह का ट्री बनाए, लेकिन उसके लिए वैल्यूज डिफरेंट होंगी। हो सकता है कि वो इस पोजीशन को ज्यादा रिवार्डफुल कंसिडर करें, वो कहेगा भाई यहाँ पर मेरी पोजीशन 9 है, जबकि मैक्स कहेगा नहीं मेरी पोजीशन यहाँ पर 7 है, राइट। सो एफ ऑफ एन विल बी डिफरेंट फॉर बोथ प्लेयर्स। ये मैक्स का ट्री है, ऑलवेज रिमेंबर जो रूट नोड है ये ट्री उसका है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। दिस इज सम ऑफ द थिंग्स जो कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें कि वो प्रैक्टिस सिर्फ मैक्स पे करके आते हैं और फिर जब मिन का ट्री बनाया जाता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो मिन का ट्री हो गया, ये कैसे बनाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो रूट नोड है ये ट्री उसका है, वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलें एक सेकंड मुझे दें, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल ट्री के ऊपर ये बात समझाना चाह रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो दिस वन, लेट्स से दिस इज अ गेम ट्री। अब अगेन यहाँ पर 2 प्लेयर हैं, एक इसको हम मैक्स कह लेते हैं और दूसरा प्लेयर मिन है। ये पोजीशन है, गेम की पोजीशन ए, गेम की पोजीशन बी, गेम की पोजीशन सी एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 प्लेयर्स मैक्स एंड मिन। अच्छा, मैक्स ये कैलकुलेट करता है कि यहाँ पर कोई पोजीशन की वैल्यू है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, वगैरह वगैरह। इसने हर पोजीशन की वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं। यहाँ पर पोजीशन ए पर मैक्स ये कैलकुलेट करता है कि मुझे बी या सी में से कौन सा मूव चलना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो बी और सी की रिवॉर्ड पोजीशंस कैलकुलेट करेगा और देखेगा भाई दोनों में से जिसकी ज़्यादा हो वो मूव में चल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बी को चल दिया। अच्छा, अब रिमेंबर कि इस लेवल पर मैक्स की बारी नहीं है, यहाँ पर अब मिन सोच रहा है। नाउ मिन इज नॉट एक्सप्लिसिटली थिंकिंग, इट्स फ्रॉम द माइंड ऑफ मैक्स, बिकॉज आई सेड कि दिस इज अ ट्री ऑफ मैक्स। ये मैक्स का ट्री है, तो अगर यहाँ पर पहली बारी मैक्स की है तो ये मैक्स का ट्री है, विच मीन्स कि मैक्स ही ये सोच रहा है कि इस पोजीशन से मिन क्या क्या चल सकता है। रिमेंबर इट्स गेटिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट लाइक कि ये ट्री अब मिन का हो गया और अब मिन सोच रहा है कि मुझे क्या चलना चाहिए। यहाँ पर सोच ये ही रहा है, मैक्स जो कि रूट नोड है, ये सोच रहा है कि अगर मैं ये मूव कर देता हूँ यानी पोजीशन बी पर आ जाता हूँ तो फिर मिन क्या सोचेगा, क्योंकि अब अगली बारी मिन की है, यहाँ से मिन ने चलना है। तो मैक्स ये सोच रहा है यानी रूट नोड वाला ये सोच रहा है कि अगर मैं बी पे मूव करता हूँ, अगर मैं ये मूव चलता हूँ तो फिर यहाँ से 2 चॉइसेस आ जाएंगी मिन के पास कि या तो वो डी का मूव करे या ई पे मूव करे। सो अब यहाँ पर मुझे ये सोचना है यानी कि रूट नोड वाले को ये सोचना है कि इसका अपोनेंट इस पोजीशन पर इन दोनों में से क्या चूज करेगा। सिमिलरली इसको ये भी सोचना है कि अगर मैं यहाँ से सी पर मूव कर जाता हूँ तो मेरा अपोनेंट सी से एफ पर जाएगा या जी पर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगेन यही काम मैं बार बार कर सकता हूँ। अगेन इट्स अ थिंग ऑफ लुकिंग अहेड, जितना ज़्यादा आगे आप जाओगे उतना अच्छा आपको पता लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये सोचा, नाउ आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। मैं ये सोच रहा हूँ, मैक्स ये सोच रहा है कि अगर मैं ये मूव करता हूँ तो फिर मिन के पास ये 2 चॉइसेस होंगी, इनमें से वो कौन सा मूव करेगा, और फिर अगर वो ये करता है तो फिर मेरे पास ये 2 चॉइसेस आ जाएंगी, उनमें से मुझे कौन सा करना चाहिए।
अगर मैं बी करता हूं और अपोनेंट ई पे कर देता है तो मेरे पास जे और के में से कौन सी बेटर चॉइस है? अगर मैं सी चलता हूं और अपोनेंट एफ पे आ जाता है तो फिर एल और एम में से मुझे क्या चूज करना चाहिए? अगर मैं सी करता हूं और अपोनेंट जी पर ले आता है तो एन और ओ में से मुझे क्या चॉइस है? सिमिलरली ये ट्री जितना आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता जाएगा, उतना ज़्यादा रिवॉर्डफुल भी होता जाएगा। अच्छा, अब इस ट्री के अंदर रिमेंबर कि मुझे मूव अभी यहीं पर सोचना है कि मैं बी चलूं या सी चलूं। मूव अभी मुझे यही सोचना है कि मैं बी चलूं या फिर सी चलूं। लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि अगर मैं बी चलूंगा तो पॉसिबल पोजीशन डी और ई हो जाएंगी, उसमें से देखता हूं मेरा अपोनेंट क्या करता है, फिर डी से मुझे क्या चलना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो लेट्स सपोज कि मैंने ये कितने प्लाई का ट्री बनाया, 1 2 3 4 प्लाई का मैंने ट्री बना दिया, 4 बारियों का। बारी 1 यहाँ पर मुझे लेनी है, बारी 2 अपोनेंट मेरा लेगा, बारी 3 मुझे लेनी है यहाँ पे, एंड बारी 4 जो है वो मेरा अपोनेंट लेगा। तो 4 लेवल्स हैं, देयर आर 4, दिस इज अ 4 प्लाई ट्री। मैं 4 लेवल तक देख रहा हूँ, 5वें लेवल तक फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। तो ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है? बड़ा सिंपल सा एल्गोरिदम है, नॉट अ वेरी सिंपल बट अ वेरी इफेक्टिव वन, और होपफुली जो चीज़ आपको समझ में भी आएगी। इट्स नॉट जस्ट कि आपने ए की वैल्यू लेनी है, बी से माइनस करना है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो मैं क्या करूँगा ये सोचने के लिए कि मुझे बी चलना चाहिए या सी, मैं जितना आगे तक जा सकता हूँ मैं जाऊँगा और उन तमाम नोड्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँगा एफ ऑफ एन, कि अगर मैं ये करता हूँ और फिर मेरा अपोनेंट ये कर दे तो फिर मेरे पास जो 2 चॉइसेस हैं उनकी वैल्यूज क्या होगी। ये 2-3 दफा मैं यही बात रिपीट करता हूँ, आपको समझनी है ये बात। अगर मैं बी करता हूँ और अपोनेंट ई पर ले आता है गेम को, तो फिर मेरे पास जो 2 चॉइसेस होंगी जे और के, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, वो मेरे लिए कितना रिवॉर्डिंग होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो एफ ऑफ एन आपको जिस तरह पता है पॉजिटिव है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना मेरे लिए फ़ायदा है, जितनी कम होगी उतना मेरे लिए नुकसान है। अच्छा, अगर मैं सी कर देता हूं और मेरा अपोनेंट जी पे ले आता है तो फिर जो मेरे पास 2 ऑप्शंस होंगे उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं? तो मैं ऑलमोस्ट ऑल वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, ऑल वैल्यूज, ऑल लीफ नोड वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है। और अब देखिएगा बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, और होपफुली अगर आपको समझ में आ गया तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑल ऑफ दिस गेम ट्री सिचुएशन। मैंने सिर्फ लीफ नोड्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहां पर वो मूव चलना है जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो। तो एक तरीका इसका सोचने का ये है कि भाई इन सब में से रिवॉर्डिंग कौन सा है। सो बी अटेंटिव एंड बी इंटरेक्टिव विद मी एटलीस्ट व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ दिस ट्री। सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग पोजीशन मेरे लिए कौन सी है, मुझे किस पर आना चाहिए? क्या मुझे एच पर आना चाहिए, क्या मुझे जे पर आना चाहिए, क्या मुझे एम पर आना चाहिए, क्या मुझे एल पर आना चाहिए, क्या मुझे ओ पर आना चाहिए? किस पोजीशन पर मुझे आना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है मेरे लिए, बताएं ज़रा। या सो द मोस्ट रिवॉर्डिंग इज एल, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 25 है। अगर मैं इस पोजीशन पर आ जाऊं तो इन सब पोजीशन से ज़्यादा फायदा मुझे 25 पर होगा, ठीक है। बट रिमेंबर कि ये ट्री मैंने बनाया है, लेकिन इसमें मूव्स सिर्फ मेरे नहीं है, मूव्स मेरे अपोनेंट के भी हैं। यानी कि अब होगा ये कि 19 और 22, 12, 8, 25 माइनस 8, 13, 23, मैं 25 पर आना चाह रहा हूँ। यानी कि मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, मुझे एफ पोजीशन पर लाना चाहिए अपने अपोनेंट को। यानी कि एफ पोजीशन पर जो मुझे लाना चाहिए, इसका मतलब मुझे सी गेम चलना चाहिए। अगर मैं सी वाला मूव करता हूँ तभी मेरे चांसेस हैं कि मैं 25 पर आ सकूँ। अदरवाइज तो मैं अगर बी चल देता हूँ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं 22 पर आऊँगा, विच इज़ नॉट एज रिवॉर्डिंग एज एल विच इज़ 25। तो मैं सी मूव चलता हूँ, ठीक है। अब मैंने सी मूव चल दिया। अब रिमेंबर, अब यहां पर मूव मेरा नहीं है, अब यहां पर मूव मेरे अपोनेंट का है। और लेट्स सपोज अपोनेंट के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो यहां से वो एफ पर जाना चाहेगा या जी पर। अब ये क्वेश्चन है, वो एफ पर जाना चाहेगा या जी पर। अब देखिए सी अगर है मेरे पास, मैं अगर सी चल देता हूं इस लालच में कि मैं एल पर पहुंचूं ताकि मैं 25 तक आ जाऊं, लेकिन सी पर बारी मेरे अपोनेंट की है और मेरा अपोनेंट ये करता है कि उसके पास एफ और जी में से 2 चॉइसेस हैं। वो चॉइस कैलकुलेट करेगा जहां पर मेरी कम से कम वैल्यू हो।
जीरो सम गेम जिस तरह से मैंने कहा, मेरी कम से कम वैल्यू उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो मेरी कम से कम वैल्यू यहाँ से f पर है या g पर है, तो वो g पर देखता है तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है 13, 22। f पर देखता है तो वो कहता है कि यार मैं f चलूंगा ना तो मैं -8 तक आ सकता हूँ, f चलूंगा तो मैं -8 तक आ सकता हूँ, ये c सोच रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा, या आप ये सोच रहे हैं कि c अगर f चलेगा तो f के बाद आपका मूव है और वो 25 हो जाएगा, यानी कि आप 25 तक पहुंच जाएंगे। सो अल्टरनेट मूव से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये भी सोचने का मौका मिलता है, हम ये भी सोच सकते हैं, हमें ये सोचने का भी फ़ायदा हो जाता है कि हमारा अपोनेंट क्या मूव चलेगा। सो एक सिंपल सा इसका जो विजुअलाइजेशन जिसको कह लें, दिस इज़ मैक्सिस प्ले, दिस इज़ मिन्स प्ले, जिस तरह से अभी हमने समझाया आपको सारी चीज़ें। इसका प्रोसीजर आप लोगों ने पढ़ना है कि हाउ इज़ दैट डेप्थ फर्स्ट एंड व्हाट नॉट। सो सी दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग। It is a value and these are the static evaluator values या f of n values for all of these leaf nodes। अच्छा, यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे ये चलना चाहिए या ये चलना चाहिए। रिमेंबर कि मैं मोस्ट की तरफ जाना चाह रहा हूँ और मेरा अपोनेंट लीस्ट की तरफ जाना चाह रहा है, यानी कि जो मेरे लिए सबसे कम वैल्यू है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वो मूव चलेगा जहाँ से मेरे लिए सबसे कम वैल्यू आती हो। लेकिन मैं वो मूव चलूँगा जहाँ से मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू आती हो। तो 2, 7, 1, 8 इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, तो मैं ये चूज़ कर लूँगा, ये वाला मूव चलूँगा। अभी फ़िलहाल वैल्यूज़ को छोड़ें, ऊपर जो लिखी हुई हैं फ़िलहाल इस चीज़ को देखें कि मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं ये मूव चलूँ ताकि मैं 8 तक आ जाऊँ, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको ज़रा गौर से देखें। इस ट्री को देखें, सिर्फ बाकियों को इग्नोर करें। सो इस ट्री में मैं ये चाह रहा हूँ, बिकॉज आई एम दिस वन एंड आई एम लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू फॉर मी, कि सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मुझे जहाँ मिल सके, तो मुझे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड इन सब में से ये मिल रहा है यहाँ पर 8। तो मैं ये चूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मूव नहीं चलूँगा मैं, बल्कि मैं ये मूव चलूँगा। तो जब मैं ये मूव चलता हूँ तो अब यहाँ पर बारी आ जाती है मेरे अपोनेंट की। अब वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की तरफ अगर वो जाएगा इसका मतलब है वो मेरा ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है, इसलिए वो मिनिमम वैल्यू की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरे लिए जो उसके लिए मिनिमम वैल्यू होगी दैट वुड बी सॉरी आई गॉट कंफ्यूज माई सेल्फ, वो मिनिमम वैल्यू की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि जो मेरे लिए मिनिमम वैल्यू है, यानी कि जो इस ब्लू नोड के लिए मिनिमम वैल्यू है वो ब्लैक के लिए मैक्सिमम है। ठीक है, जीरो सम गेम, मेरा लॉस उसका गेन है, जितना मुझे नुकसान होगा उतना उसको फ़ायदा होगा। तो वो अगर यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि मैं 8 पर जाने के लिए ये वाला मूव चलता हूँ, तो अब यहाँ पर जब बारी आएगी तो अब वो 1 या 8 में से कौन सा मूव चलेगा, अब मेरा अपोनेंट 1 चलेगा, क्योंकि वो मुझे कम से कम वैल्यूज़ पर लाना चाह रहा है। यहाँ पर मूव मेरे अपोनेंट का है, इसलिए वो मुझे 1 पर लाएगा। तो अब 8 की लालच में मैं ये मूव चला, लेकिन यहाँ पर चूंकि अपोनेंट की बारी आ गई तो अपोनेंट मुझे 1 पर ले आया। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक एल्गोरिदम है जो कि हमें ये कहता है कि आप ये ना देखें कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा जो है वो मिल सकता है, आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल कौन सा है। सबसे ज़्यादा पॉसिबल कौन सा है, मिल तो आपको 8 भी सकता है, लेकिन बीच में अपोनेंट की बारी को भी तो देखें। अगर आप अपोनेंट की बारी को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, अगर आप ये मूव चलते हैं तो आप 1 पर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ये मूव चलते हैं तो अपोनेंट 2 और 7 में से मिनिमम कैलकुलेट करके 2 के ऊपर मूव ले आएगा। अपोनेंट ये चाह रहा है ना कि कम से कम वैल्यू हो। तो अगर मैं ये वाला मूव चलता हूँ तो यहाँ से अपोनेंट के पास जो 2 चॉइसेस हैं उनमें से वो जब मिनिमम कैलकुलेट करेगा तो वो 2 वाली पोजीशन पर मुझे ले आएगा, लेकिन अगर यहाँ से तो कैलकुलेट करेगा इस मूव से तो वो 1 पर ले आएगा। इस वजह से मैं वो मूव चलना चाहूँगा जहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ऑल्दो 8 अचीव हो सकता था, 7 भी अचीव हो सकता था, लेकिन चॉइस मेरे पास जो है मेरे वैल्यूएशन फंक्शन के हिसाब से और अपोनेंट की बारी के हिसाब से भी वो 1 नहीं है, वो 2 है। मैं ये कहता हूँ कि 2 पर अचीव करना ज़्यादा बेहतर है, और यही हम करते हैं इस एल्गोरिदम में, जो कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिदम है। और एल्गोरिदम कुछ इस तरह से काम कर रहा है, आप इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, इस लेवल पर मिनिमम वैल्यू ले आएँ और इस लेवल पर मैक्सिमम, यानी कि हर अल्टरनेट पर मिनिमम को अलग मैक्सिमम को अलग। ये वो वैल्यू है, वो नोड है जहां पर आप मिनिमम वैल्यू उठाएंगे। जैसे भाई 2 और 7 है, मिनिमम उठाई, जिस तरह से मैं कह रहा था अभी कि भाई इन दोनों में से वो कौन से कैलकुलेट करेगा, ये वाली कैलकुलेट करेगा ना मिनिमम, तो वो 2 कैलकुलेट करके आपने यहाँ लिख दिया। 1 और 8 में से मिनिमम कौन सी है, 1।
अब 2 और 1 में से अब आप मिनिमम सेल कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब आप मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप 2 और 1 में से मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे तो आप 2 पर आ जाएंगे, यानी कि आपको 2 वाला मूव चलना चाहिए। दिस इज द बेस्ट मूव फॉर यू। यहाँ पर आए ताकि आपका अपोनेंट आपको यहाँ पर ले आए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका अपोनेंट आपको यहाँ पर ले आएगा, विच इज़ नॉट बेटर। द बेटर वन इज कि आप यहाँ पर आए ताकि आपका अपोनेंट आपको यहाँ ले आए। तो आपने दोनों अपोनेंट्स और अपना दोनों के मूव्स देखते हुए ये सोचना है कि कौन सा बेटर मूव है, ठीक है। सो ये इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब मैं वो टर्मिनोलॉजीज आपको बता देता हूँ जो कि इस एल्गोरिदम में यूज होती हैं। दिस इज अ नोड, दिस इज अनदर लेवल, दिस इज अनदर लेवल। ये एफ वैल्यू या एफ ऑफ एन वैल्यू या स्टैटिक एवैल्यूएटर वैल्यू कहलाती हैं। इस नोड का नाम हमने मैक्स इसलिए रखा है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू ढूंढती है। इस लेवल का नाम हमने मिनिमम इसलिए रखा है क्योंकि इसकी तमाम नोड्स मिनिमम वैल्यू ढूंढती हैं। जिस तरह से भी हमने देखा है यहाँ पे, ये मिनिमम वैल्यू देख रही थी इन दोनों में से 2 और 7 में से, ये मिनिमम वैल्यू देख रही थी 1 और 8 में से, और ये मैक्सिमम देख रही थी 2 और 1 में से। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम को याद रखने के लिए इन नोड्स को इस तरह से लिखा जाता है। जो जिस ट्राइंगल की नोक ऊपर की तरफ है, इट इज़ लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, और जिस ट्राइंगल की नोक नीचे की तरफ है, इट इज़ लुकिंग फॉर द मिनिमम वैल्यू। तो नोड्स को देख लें, फ़र्क है। इस लेवल पर सारी मिन नोड्स हैं क्योंकि यहाँ पर मिन की बारी है, वो कम वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेगा, और इस लेवल के ऊपर मैक्स की बारी है, वो ज़्यादा वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेगा। इस पर भी मैक्स की बारी है। तो एक छोटा सी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। 3, 12 लीफ नोड्स की ये वैल्यूज़ थी। स्टार्ट हमने यहाँ से लिया। हमने सोचा कि अगर ये नोड है, ये कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ये मिनिमम उठाएगा। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सी है? 3 यहाँ लिख दिया। इसके चिल्ड्रन में से मिनिमम कौन सी है? 2, 4, 6 में से 2 यहाँ लिख दिया। इसमें से मिनिमम कौन सी है? 14, 5, 2 में से 2 यहाँ लिख दिया। अब 3, 2, 2 इनमें से मैक्सिमम कौन सी है? क्योंकि अब यहाँ पर हमने लिखनी है, तो मैक्सिमम कौन सी है? 3 हमने यहाँ लिख दिया। सो अल्टरनेट मूव्स का मतलब ये है कि एक लेवल पर मिनिमम, एक पे मैक्सिमम, एक पे मिनिमम, एक पे मैक्सिमम, एक पे सब चिल्ड्रन में से मिनिमम, एक पे सब चिल्ड्रन में से मैक्सिमम, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ अ गेम ट्री वर्क्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? दिस इज कॉल्ड मिनी मैक्स ट्री। मैं इसकी थोड़ा सी विजुअलाइजेशन भी आपको दिखा देता हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स अल्फा बीटा प्रूनिंग। ऑलराइट, सो लुक एट इट। वैल्यूज अगर आपको सही से विजिबल नहीं है तो मैं साथ साथ रिसाइट भी करता जा रहा हूँ आपके सामने। इट इज़ 3, 12, 8, 2, 4, 6, 14, 5, 2। बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पर देखें, ये नोड पॉइंटी ऊपर है, इसका पॉइंट ऊपर है, पॉइंटी साइड ट्राइंगल की, विच मीन्स इट इज़ अ मैक्स नोड, और इसकी पॉइंटी साइड नीचे है, इसका मतलब इट इज़ अ मिन नोड। यानी कि यहाँ पर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए आउट ऑफ ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो 3, 12 और 8 में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है? लेट्स सी। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने गलत चीज़ खोल दी, अल्फा बीटा पर आ गया मैं। गिव मी अ मिनट अगेन। या लेट्स लुक एट दिस वन। सो अगेन मिनी मैक्स ट्री है। यहाँ पर नोड्स उस तरह से डिनोट नहीं की गई जिस तरह से मैंने आपको बताया था, बट द यूजुअल प्रैक्टिस इज दैट। बट यहाँ पर लिख दिया गया है, दिस इज अ मिन लेवल, दिस इज अ मैक्स लेवल, दिस इज मिन, दिस इज मैक्स, विच मीन्स अल्टरनेट लेवल है, और हर लेवल पर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चूज करेंगे। लीफ नोड्स की हमने वैल्यू कैलकुलेट की। 8 और 23 में से मिनिमम कौन सा है हम वो ऊपर लिखेंगे, विच इज़ 8। देन या ठीक है, अब 8 और उसके चाइल्ड में से कौन सा मैक्सिमम है वो हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज़ 8, क्योंकि दूसरा भी कैलकुलेट नहीं हुआ। अब नीचे आएंगे जब हम, तो यहाँ पर 47 और 28 में से हम कैलकुलेट करके लिखेंगे कौन सा मिनिमम है, विच इज़ 47, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब 8 और 47 में से मैक्सिमम कौन सा है वो हम ऊपर लिखेंगे, और हम वो लिख चुके हैं 8, यानी कि चेंज नहीं होगा। आप पहले लिख दें, जब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हुई थी तो आप यहाँ लिख दें 8, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो आप वो लिख दें, अदरवाइज आप जस्ट 8 पर ही उसको छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर देखें, इसके चाइल्ड में से, इसके 2 चिल्ड्रन है 1 और 2, इनमें से मिनिमम कौन सा है, सॉरी ये मिनिमम नोड है, इनमें से मिनिमम कौन सा है, 8 ही मिनिमम है, तो आप 8 लिख देंगे। फिर आप नीचे आएंगे जब, तो आप देखेंगे कि इसके चिल्ड्रन में से मिनिमम कौन सा है, तो दोनों की ही वैल्यूज़ नहीं है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो -30 और -37 में से -37 मिनिमम है, क्योंकि ये मिन लेवल है, तो आप यहाँ पे मिनिमम लिख देंगे, विच इज़ 37। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 37 एक मिनट के लिए लिखेंगे, और इसके दूसरे चाइल्ड की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3 और 41 में से, -41 में से आप देखेंगे तो -41 इज़ द मिनिमम। अब -37 और -41 में से अब यहाँ पर मैक्सिमम लिखना है हमने, विच इज़ ऑलरेडी 37, तो
तो अगर हम -41 को कंपेयर करते भी हैं तब भी 37 ही यहाँ लिखा रहेगा। नाउ अब यहाँ पर इसके चिल्ड्रन में -37 और इसमें से मैक्सिमम हमने कैलकुलेट करके लिखना है विच इज़ -37, वो हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन इसके जब इस चाइल्ड पर आते हैं हम तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस पर DFS लगा रहे होते हैं बेसिकली हम इस पर। तो हम जब यहाँ आते हैं तो -19 और 4 में से हम कैलकुलेट करते हैं, -19 पहले आ जाता है। अब मिनिमम हमने कैलकुलेट करना है तो 4 इसको रिप्लेस नहीं कर सकेगा बिकॉज -19 इज ऑलरेडी द मिनिमम वैल्यू। नाउ यहाँ पर -19 आ जाएगा, लेकिन अब इसके दूसरे चाइल्ड की जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो -49 विल बी हियर फर्स्ट एंड देन -49 4 को रिप्लेस नहीं करेगा, 4 -49 को रिप्लेस नहीं करेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी द मिनिमम वैल्यू अमंग दीज टू, so it is -49 but on this level we are looking for the maximum value और -19 और -49 में से maximum value already वहाँ पर है, so -49 will not be able to replace -19। now -19 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखते हैं कि ये रिप्लेस कर सकता है या नहीं। अब मैक्स पर आते हैं, इसके चिल्ड्रन पर आते हैं। 43 और 45 में से मिनिमम कौन सा है, 43 हम ऊपर लिख देंगे एंड देन 26 और 14 में से कौन सा है मिनिमम, हम वो लिख देंगे विच इज़ -26। सो अब -26 और 43 में से कौन सा मैक्सिमम है वो हम लिख चुके हैं 43। अच्छा अब हम जब देखेंगे 43 और -19 में से मिनिमम कौन सा है तो दैट इज -19 ऑलरेडी देयर। अब -19 और -37 में से मैक्सिमम कौन सा है वो हम यहाँ लिखेंगे विच इज -19। यानी कि द बेस्ट मूव फॉर दिस प्लेयर हेयर आफ्टर लुकिंग एट 1 2 3 4 5 प्लाइज अहेड, 5 बारियां आगे देखने के बाद उसको ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ से सबसे बेटर मूव मेरे लिए ये है, क्योंकि अगर मैं ये चलूँगा तो मेरा अपोनेंट ये मूव चलेगा, अगर मैं ये चलूँगा अगर मैं ये चलूँगा तो फिर मेरा अपोनेंट ये वाला मूव चलेगा एंड दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो फॉर मी कि आप -19 चलें और फिर यहाँ से -19 पे हैं, -19 पे और फिर -19 पर यहाँ पर आ जाए। सो दिस इज़ हाउ मिनीमैक्स ट्री सर्च वुड वर्क। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर मैं आना चाह रहा हूँ, वो है अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। क्यों है अल्फ़ा बीटा, इसका नाम वगैरह वगैरह पे बाद में आते हैं। पहले सिर्फ आप ये देखें, इस एग्जांपल को देखें, 271 सम वैल्यू हेयर, ठीक है, ये मैक्स है, ये मिन है और ये मैक्स है। समझ लेंगे ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आपको ये एल्गोरिथम में 10,000 सालों तक पढ़ाता रहूँ आपको, आप एल्गोरिथम रट लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा काम क्या हो रहा है पीछे और क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ है काफ़ी। 271 एंड सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल 27 मिनिमम यहाँ पर क्या वैल्यू कैलकुलेट करेगा, मिन वैल्यू। अच्छा इनका नाम मैक्स और मिन इस वजह से ही है क्योंकि ये जो नोड है ये मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करती है और दूसरी नोड मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करती है। तो इस प्लेयर का नाम ही हमने मैक्सिमम और मिनिमम रख दिया है, मैक्स और मिन। अच्छा ये जो एल्गोरिथम अभी हमने किया ना कि भाई यहाँ से मिनिमम वैल्यू उठाओ यहाँ पे रखो और इन तीनों में से मैक्सिमम उठा के यार, इसको कहते हैं मिनीमैक्स सर्च। मिनीमैक्स 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 अल्टरनेट मूव्स हो रहे हैं। सो एनीवेज 2 और 7 में से कौन सा चूज होना चाहिए मिनिमम नोड के लिए, 2 चूज होना चाहिए, राइट, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा लेट सपोज यहाँ पे 1 है, 2 और 1 में से कौन सा चूज होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 2 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो कि लेट सपोज यहाँ पर है 100 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, 100 है यहाँ पे, इन दोनों में से मिनिमम आ जाएगी 2, ठीक है। 1 और 100 में से मिनिमम आ जाएगी 1, ठीक है, 1 और 100 में से मिनिमम आ गई 1। 2 और 1 में से क्या चूज हुआ, 2, यानी अल्टीमेट डिसीजन क्या हुआ 2, कि भाई आपको यहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर हमने 100 रखा तो कहाँ जाना चाहिए आपको, यहाँ जाना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे मैं रख देता हूँ -3। सो 2 और 7 में से क्या कैलकुलेट हो गया 2, 1 और -3 में से क्या कैलकुलेट होगा यहाँ पे, बिकॉज इट इज लुकिंग फॉर द मिनिमम वैल्यू, तो ये 1 और -3 में से -3 कैलकुलेट करेगा यहाँ पे। यानी कि अब हमारे पास चॉइस आ जाएगी 2 और -3, तो इन दोनों में से हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है विच इज अगेन बिकमिंग 2। सो इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर 1 हो, 1 से बड़ी वैल्यू हो या 1 से छोटी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अल्टीमेट डिसीजन पर, क्योंकि अगर यहाँ पर कम वैल्यू होगी और ये कम को सेलेक्ट करता है तो 2 जो है वो तो सेलेक्ट होगा ही क्योंकि वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर यहाँ पर 100 है तो ये 1 को सेलेक्ट कर लेगा विच इज़ ऑलरेडी लेसर वैल्यू देन 2 और हमें अल्टीमेटली 2 ही सेलेक्ट करना है।
सो द पॉइंट इज कि इसकी वैल्यू चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, इट डज नॉट मैटर ऑन द अल्टीमेट डिसीजन। ये एक स्पेशल केस है, ये हर केस में ऐसा नहीं होगा। आप ये ना समझें कि हर दफ़ा ऐसा ही होगा कि पिछले हमने मिनिमैक्स ट्री में सब वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं तो इसमें भी ऐसा ही होगा। नो। सो 2, 7, 1 एंड समथिंग हेयर, तो यहाँ पर बेशक बड़ी वैल्यू हो, बेशक छोटी वैल्यू हो, इट डजंट मैटर ऑन द अल्टीमेट डिसीजन, विच मीन्स कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पे जो हमारी कंप्यूटेशनल पावर लग रही है, इट इज़ गोइंग यूजलेस। सो द पॉइंट इज़ कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 नोड्स, इसमें से एक प्रून हो जाती है किसी सिचुएशन के थ्रू। वाई इज दिस अ स्पेशल केस, इस पे बाद में आते हैं। बट अगर 4 में से एक नोड प्रून हो रही है, तो अगर मैं इस टेक्निक को थोड़ा सा इन्हेंस करके समझूं कि ये टेक्निक क्यों ऐसे काम कर रही है, तो आई कैन सी कि जिस तरह से अभी हम टिक टैक टो की एग्जांपल ले रहे थे कि एक लेवल के ऊपर 500 नोड्स आ गई थी। अगर मैं 500 नोड्स पूरी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने लग जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरी कंप्यूटेशनल पावर विल गो एक्सपोनेंशियली हाई। सो व्हाट आई विल डू इज़ यूज़ अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। और प्रूनिंग का मतलब होता है छान लेना, छलनी होती है ना, जिस तरह से आपने देखा होगा, या आटा छानते हैं या हम चाय को छानते हैं कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो ऊपर रह जाए और यूज़फुल चीज़ें नीचे आ जाएं। प्रूनिंग का मतलब ये होता है छानना। सो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग ये कहती है कि आप सब नोड्स की वैल्यू कैलकुलेट ना करें, सिर्फ उनकी कैलकुलेट करें जिनकी वजह से आपके अल्टीमेट डिसीजन पर फ़र्क पड़े। जिस तरह यहाँ की वैल्यू आप चाहे इनफाइनाइट ले लें, चाहे माइनस इनफाइनाइट ले लें, चाहे 100 ले लें, 1 ले लें, 0 ले लें, -3 ले लें, -30 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेट डिसीजन पर। ये हमने देखा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसकी एक नोड पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो इसकी मिनिमम से बड़ी है। अगर यहाँ पर 1 नहीं बल्कि 3 होता तो फिर मुझे इसकी भी कैलकुलेट करनी पड़ती, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर 3 कैलकुलेट हो। अगर यहाँ पर 3 होता, लेट सपोज इससे बड़ी वैल्यू होती, 2 से बड़ी वैल्यू आ जाती, फॉर एग्जांपल 3, तो फिर अगर यहाँ 300 होता तो ये 3 कैलकुलेट करता और 2 और 3 में से बेटर चॉइस मेरे लिए 3 हो जाती। लेकिन अगर यहाँ पर 1 होता, 3 और 1, तो फिर ये 1 कैलकुलेट करता और फिर बेटर चॉइस 2 हो जाती। यानी अगर ये वैल्यू इससे बड़ी आ जाती है 1 से, तो फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू इस जगह पर, जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, इस जगह पर अगर वैल्यू 2 से बड़ी आ जाती है तो फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू 2 से लेसर है तब तक इस नोड की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा उसकी अभी हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा है कि ऐसा क्यों है। सो द बेसिक आइडिया इज़ दिस, हाउ डज अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग वर्क। इसको ज़रा अच्छी तरह से समझ लें कि काम कैसे करेगी। इसको समझाने के लिए ये चलें यहाँ से बात हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रेक ले लेते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। लैब को स्टार्ट करेंगे। बेयर इन माइंड के लैब हम जब स्टार्ट करेंगे आफ्टर 15-20 मिनट्स, तो उसमें हम असाइनमेंट भी मैं आपको डिस्पर्स करता हूँ, असाइनमेंट नंबर 2, कि उसमें आपने क्या क्या करना है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। गूगल ड्राइव पर भी, व्हाट्सएप पर भी मैं शेयर कर देता हूँ। उसकी ड्यू डेट भी आ रही है और कुछ रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हैं जिसकी मैंने थोड़ी सी हाईलाइट आपको व्हाट्सएप पर पहले ही भेज दी थी कि अनाउंसमेंट्स क्या क्या होंगी। उन अनाउंसमेंट्स को भी देखेंगे। लैब में, आज की लैब में हम वहीं से बात स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने रिकर्जन पर लास्ट टाइम बात छोड़ी थी। एंड रिकर्जन वाज कि आप एक रूल से एक दूसरे रूल को कॉल कर रहे हैं, यानी एक रूल के बेस पर दूसरे रूल को, उसी रूल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जिस तरह से हमने ऑफस्प्रिंग और फोर फादर के रूल को देखा था फैमिली ट्री के अंदर, वही चीज़ आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम एक स्पेशल चीज़ डिस्कस करेंगे लैब के अंदर, इन एडिशन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि ये प्रॉब्लम अब हम सिर्फ फैमिली ट्री के ऊपर नहीं बल्कि अब हम ग्राफ सर्च के ऊपर ये प्रॉब्लम लेकर जाएंगे। एंड इट विल बी अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग होपफुली, बिकॉज अगर आपने फैमिली ट्री को अच्छी तरह से समझ लिया है तो ग्राफ एंड ऑल ऑफ दोज पाथ्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सिमिलरली लाइक आई सेड कि आपकी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं, बिकॉज द सेमेस्टर, समर सेमेस्टर इज़ ऑलरेडी ऑन द एंडिंग पोजिशन। सो असाइनमेंट 2 आपको मुझे देना है। क्विज़ का मैं आपको बताऊंगा इसी लैब के अंदर कि उसमें क्या होगा। ऑलरेडी देयर आर प्रेजेंटेशंस, उसकी भी मैंने आपको टॉपिक्स वगैरह दे दिए हैं, तो उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा इस लैब के अंदर। सो तकरीबन 15 से 20 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर ज्वाइन करते हैं अपनी क्लास को।
और वहाँ से लैब स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग को हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। बस थोड़ी सी 5-10 मिनट की सी चीज़ रह गई है, लेकिन आप इस चीज़ को देख लेना। तब तक नेक्स्ट क्लास हमारी 2 बजे है, उससे पहले आप इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लेना मिनीमैक्स किस तरह काम कर रहा है। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग को हम उस क्लास में जो हमारी नेक्स्ट होगी अराउंड 2 PM हम उसमें कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड देयर विल बी अ क्विज़ इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, नॉट टुडे ऑब्वियसली बट इन द नेक्स्ट क्लासेस। क्विज़ कब मैंने प्लान किया है, लेट मी सी, आज की क्लास में किया है या पहले किया है, बाद में किया है मैंने। हाँ, क्विज़ मैंने 26th वाली क्लास में जो है वो रखा है। सो उसके बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें मैं बता दूंगा। सो लेट्स ज्वाइन बैक एट अराउंड after 15-20 minutes for the lab of artificial intelligence, and then we will wrap up the class. Thank you very much.